इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम 1922 से 1945 के बीच के फांसीवादी इटली की पूरी अंदरूनी बनावट को डिकोड करने वाले हैं। एकदम मशीन के पुर्जों की तरह खोल कर देखेंगे कि आखिर 2 दशकों तक ही पूरा सिस्टम चला कैसे, सत्ता कैसे हथियाई गई, समाज को कैसे बदला गया और अंत में ये पूरी इमारत कैसे ढह गई। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद चौंकाने वाले विचार से। राज्य की फांसीवादी अवधारणा सर्वव्यापी है। इसके बाहर किसी भी मानवीय या आध्यात्मिक मूल्य का कोई अस्तित्व नहीं है, न ही कोई महत्व है। ये 1935 के डॉक्ट्रिन ऑफ फैसिज्म का हिस्सा है। और देखिए, ये सिर्फ कोई खोखला नारा नहीं था। ये टोटलिटेरियनिज्म यानी अधिनायकवाद का वो खौफनाक ब्लूप्रिंट था जिस पर पूरा इटली चलाया जा रहा था। मतलब राज्य के बाहर आपकी अपनी कोई पहचान नहीं, आप सिर्फ एक बहुत बड़ी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा भर हैं। इस पूरी बनावट को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। अधिनायकवादी राज्य का निर्माण, संस्कृति और समाज में बदलाव, कॉरपोरेट अर्थव्यवस्था, उनकी आक्रामक विदेश नीति और आखिर में वो प्रतिरोध जिसने इस शासन का पतन तय किया। और इस सफर में हमारा नक्शा क्या होगा? इतिहासकार स्टैनली जी पेन ने इस पूरे दौर को 6 हिस्सों में बांटा है। 1922 में सत्ता में आने के बाद शुरुआत में सिर्फ कार्यकारी शक्तियां जुटाई गईं, फिर एक पक्की तानाशाही का ढांचा खड़ा किया गया। बीच में कुछ साल थोड़ी शांति रही, लेकिन 1935 के बाद शुरू हुआ आक्रामक विस्तार जो सीधे दूसरे विश्व युद्ध और 1945 में सालों सरकार के पतन तक जाकर रुका। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, अधिनायकवादी राज्य का निर्माण और सत्ता पर पूरी तरह से पकड़ बनाना। अब 1929 के जनमत संग्रह के ये आंकड़े देखिए, 98.43% की स्वीकृति। सुनने में ये नंबर एकदम बेदाग लगता है ना? लेकिन असल कहानी इन नंबरों के पीछे छुपी है। सच तो ये था कि तब तक हर विरोधी पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। वोट देने वालों के सामने बस एक ही लिस्ट थी और वोटिंग के अधिकार भी बहुत सीमित थे। यानी लोकतंत्र को हटाकर उसकी जगह एक पूरी तरह से कंट्रोल किए गए चुनाव ने ले ली थी। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.75 अरब लीरा। 1929 के लैटरन समझौते के तहत वेटिकन को इतनी भारी रकम दी गई थी। क्यों? क्योंकि शासन यह बहुत अच्छी तरह समझता था कि कैथोलिक चर्च से दुश्मनी मोल लेकर इटली पर राज नहीं किया जा सकता। इस भारी भरकम मुआवजे के बदले में राज्य को कैथोलिक चर्च की मौन स्वीकृति मिल गई और साथ ही मिल गया एक बेहद ताकतवर सहयोगी। लेकिन देखिए, सत्ता सिर्फ राजनीतिक गठजोड़ से तो नहीं चलती ना। जनता को काबू में रखने के लिए 2 अलग-अलग तरीके अपनाए गए। एक तरफ तो था डर, ओवीआरए जैसी खुफ्त पुलिस और ब्लैक शर्ट्स का खुला आतंक। लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बारीक शिकंजा कसा गया। डूपो लावोरो नाम के नेटवर्क ने लोगों के खाली समय को कंट्रोल किया। हैरानी की बात है कि 80% वेतनभोगी कर्मचारी इसके सदस्य थे। और तो और बलीला नाम की युवा समूहों के जरिए छोटे बच्चों को बचपन से ही राज्य के वफादार सैनिकों के रूप में ढाला जाने लगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। यह हिस्सा है संस्कृति और समाज को नया रूप देने का, यानी कैसे एक नया इतावली नागरिक गढ़ा गया। यहां एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। 1920s के दशक में इस शासन ने यहूदी विरोध को जर्मन बुराई कहकर खारिज कर दिया था। उस वक्त इस आंदोलन में कई यहूदी सदस्य शामिल भी थे। लेकिन फिर क्या हुआ? 1938 आते आते नाजी जर्मनी के बढ़ते प्रभाव के चलते इटली ने अचानक से अपने खुद के कड़े नस्लीय कानून लागू कर दिए। रातों रात यहूदियों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए। यह साफ दिखाता है कि कैसे विचारधारा राजनीतिक सुविधा के हिसाब से अपना रंग बदल लेती थी। और अगर बात करें महिलाओं की, तो उन्हें पूरी तरह से पारंपरिक भूमिकाओं में धकेल दिया गया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। उन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर रहकर मातृत्व पर ध्यान देने को कहा गया ताकि वे साम्राज्य के लिए बच्चे पैदा कर सकें। जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से देश में खाने की कमी हुई, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर कुकरी या स्वदेशी खाना पकाना सिखाया गया। मतलब रसोई में क्या पक रहा है वो भी अब साम्राज्यवादी अभियान का एक हथियार बन चुका था। चलिए अब तीसरे विषय पर आते हैं, कॉर्पोरेटिस्ट आर्थिक प्रणाली। यहां हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को लेकर क्या वादे किए गए थे और असलियत क्या थी। एक नया विचार पेश किया गया जिसे कॉर्पोरेटिज्म कहा गया। थ्योरी के हिसाब से तो ये एकदम परफेक्ट लगता है। एक ऐसा सिस्टम जहां मजदूर, मालिक और राज्य मिलकर अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। इसे पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का एक बेहतरीन रास्ता बताया गया जो हमेशा के लिए वर्ग संघर्ष को खत्म कर देगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन जमीनी स्तर पर कहानी कुछ और ही थी।
जमीनी हकीकत इन आंकड़ों से साफ हो जाती है। पूरे देश की कुल आबादी का सिर्फ आधा प्रतिशत तबका, जी हां, सिर्फ 0.5% अमीर लोग इटली की 42% कृषि भूमि के मालिक थे। समानता के सारे वादे धरे के धरे रह गए और नीतियों ने सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और जमींदारों का ही फायदा कराया। आम किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी, टैक्स बढ़ता गया और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों को हटाकर उनकी जगह राज्य के कंट्रोल वाली यूनियनें ला दी गईं। लेकिन सत्ता को पता था कि सिर्फ सख्ती से काम नहीं चलेगा। लोगों को शांत रखने के लिए कुछ फायदे देना भी जरूरी था। इसलिए 1930 के दशक के आखिर तक करीब 1.3 करोड़ इतालवी राज्य की हेल्थ इंश्योरेंस योजना से जोड़े जा चुके थे। बेरोजगारी भत्ते और सवेतन छुट्टियां भी शुरू की गईं। असल में इस कल्याणकारी राज्य के मॉडल का चालाकी से इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि महामंदी की मार से जनता के गुस्से को कम किया जा सके और उनका समर्थन बना रहे। अब हम अपनी चर्चा के चौथे हिस्से में कदम रखते हैं, साम्राज्यवाद और विदेश नीति। अब राज्य की नज़र अपनी सीमाओं से बाहर फैलने पर थी। यहाँ एक टर्म सामने आता है, मारे नॉस्ट्रम, जिसका लैटिन में मतलब होता है हमारा समुद्र। ये सिर्फ कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, बल्कि एक गहरा वैचारिक जुनून था। प्राचीन रोमन साम्राज्य के उसी पुराने गौरव को वापस लाने के नाम पर पूरे भूमध्य सागर पर अपना हक जताया गया। और इसी शानदार बहाने के पीछे अल्बानिया, ग्रीस और पूर्वी अफ्रीका में आक्रामक और हिंसक सैन्य अभियान चलाए गए। और इस विस्तार की इंसानी कीमत रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कम से कम 80,000 ये लीबिया में इतालवी कब्जे के दौरान मारे गए लोगों का एक न्यूनतम अनुमान है। वहां उठ रहे विद्रोहों को कुचलने के लिए क्रूर से क्रूर तरीके अपनाए गए। लोगों को उनके घरों से निकालकर भयानक कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में डाल दिया गया, जहां हजारों लोगों ने भूखमरी और बीमारियों से दम तोड़ दिया। रोमन गौरव की वो बातें असल में इस भयंकर हिंसा के खून से रंगी हुई थीं। इसी विस्तारवाद के जुनून में 1930 के दशक में स्पेन के गृहयुद्ध में भारी सैन्य मदद भेजी गई। जरा इन नंबरों पर गौर करें। 50,000 सैनिक, 660 हवाई जहाज, 150 टैंक और सैकड़ों तोपें। इस बड़े निवेश से भूमध्य सागर में इनका दबदबा तो बढ़ा, लेकिन इतालवी अर्थव्यवस्था और सेना की बुरी तरह कमर टूट गई। और सबसे अहम बात, इसी दौरान इटली और नाजी जर्मनी कूटनीतिक रूप से एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। एक ऐसा गठजोड़ जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला था। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, प्रतिरोध और शासन का पतन। 20 साल पुराना ये मजबूत ढांचा आखिर कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? पतन की रफ्तार बेहद तेज थी। 1940 में बिना किसी ठोस तैयारी के दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ना एक ऐसी भूल थी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। लगातार सैन्य हार का सामना करने के बाद 1943 आते आते इटली पूरी तरह ढहने लगा था। मित्र राष्ट्रों के हमले के बाद खुद शासन के अंदर ही तख्ता पलट हो गया। युद्ध विराम हुआ और तुरंत ही जर्मनी ने उत्तरी इटली पर कब्जा करके वहां एक कठपुतली सरकार बैठा दी। लेकिन असली और आखिरी प्रहार खुद इटली के नागरिकों ने किया। देश एक भीषण गृहयुद्ध की आग में जलने लगा। करीब 3.5 लाख पार्टिजन्स या एंटी फासीवादी लड़ाके पहाड़ों और जंगलों में छिपकर जर्मन सेनाओं और इटली की उस कठपुतली सरकार के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। उत्तर के कई बड़े शहरों को इन विद्रोही समूहों ने खुद अपने दम पर आज़ाद कराया। जिस शासन ने 20 सालों तक पूर्ण नियंत्रण का दावा किया था, उसका अंत उसी की जनता के अभूतपूर्व प्रतिरोध से हुआ। आज इतने सालों बाद भी इतिहासकार इस शासन के असली चेहरे को लेकर बहस करते हैं। 1920 के दशक के वामपंथी विचारकों ने इसे महज पूंजीवाद का एक हिंसक औजार माना था। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे सिर्फ एक क्रूर अधिनायकवादी तानाशाही के रूप में देखा गया। लेकिन 20वीं सदी के अंत तक आते आते ये व्याख्याएं और भी उलझ गईं। अब कई इतिहासकार मानते हैं कि ये शासन खुद को आधुनिक बनाने के दावों और सत्ता में बने रहने की क्रूर व्यवहारिकता का एक बहुत ही जटिल मिश्रण था। तो इस पूरे सिस्टम को अंदर से समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है, क्या ये पूरी व्यवस्था सच में प्राचीन राष्ट्रीय गौरव को वापस लाने की किसी महान विचारधारा पर टिकी थी, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा क्रूर ढांचा था जिसे जिंदा रहने के लिए लगातार अपनी ही जनता पर कड़े नियंत्रण और बाहर के देशों में हिंसा फैलाने की जरूरत थी? जरा इस पर विचार कीजिएगा। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विषय के साथ।